मिनिस्ट्री फॉरेन मिनिस्ट्री का काम भी हम लोग देख लेते हैं कि डिप्लोमेसी करके बहुत सारे ममालिक को मना नहीं पाए कि यहाँ एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर एंड टेक्नोलॉजी की ये कॉन्फ्रेंस है। उधर 3 ममालिक नहीं आ रहे, भारत, बांग्लादेश और ईरान। ये तीनों ममालिक ने मना कर दिया आने से। बहुत सारे और ममालिक आ रहे हैं, फीजी आ रहे हैं, समोआ आ रहे हैं, बहुत सारे। लेकिन गजनफर साहब, इंडिया की समझ आती है उसको, तो हमारी हर चीज से मसला है। बांग्लादेश बिल्कुल इंडिया की लाइन पे चलता है, ईरान को क्या हुआ? बात है बांग्लादेश नहीं आ रहा, मुझे तो बड़ी खुशी है कि बांग्लादेश नहीं आ रहा कि वो नापाक औरत जो वहाँ पे बैठी हुई है, गद्दार, वो हसीना वाजिद, जो जिसका पूरा खानदान बंगाली अफसरों ने खुद उड़ा दिया था। यानी आप इस पॉइंट पे गौर कीजिए कि एक शख्स जिसने उनको आज़ादी दिलाई, मुझे चूंकि वो इंडिया की गोद में उस वक्त खेल रहा था, वहाँ पे करप्शन थी, औरतें स्मगल हो रही थी, जो वो मेयर साहब जिन्होंने जो ऑफिसर जिन्होंने एक्शन किया वो मुजीबुर रहमान के बड़ा नज़दीक रहे थे। वो कहता है मैं एक दिन शाम को गया ये शिकायत करने के बाद कि बांग्लादेश में ज्यादती हो रही है, तो मैंने देखा मुजीब के नज़दीक वो सारे स्मगलर, चोर, डाकू बैठे हुए थे जो बांग्लादेश की दौलत और औरतें उठा के बांग्लादेश की जो है वो इंडिया ले जाते। तो मैंने फैसला कर लिया कि ये शख्स जिंदा नहीं रहेगा। ये बच गई थी इसलिए कि ये वहाँ पे मौजूद नहीं थी, बाहर गई थी। ये भी वहाँ पे होती तो फिर इसका भी काम उन्होंने कर देना था, उन्होंने छोड़ना नहीं था। अब वो तो है, वो नहीं आ रहे तो मैं कहता हूँ अच्छा है नहीं आ रहे। इंडिया ने आना ही नहीं था, कोई उम्मीद नहीं। दुख है तो वो है इस्लामी ब्रदर मुल्क, फिर रिपीट करूंगा, इस्लामी ब्रदर मुल्क ईरान के एटीट्यूड से कि जी एक कॉन्फ्रेंस है जिसने प्रायोरिटी गोल्स अपने सेट किए हुए हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। इट रिलेट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, और एक उसके ऊपर आपने पहले से 4 प्रायोरिटीज जो दिए, इंडिया ने अपना दिया हुआ था, इंडिया ने दिया हुआ उनको, इंडिया का जो इस्तेमाल था वो था फीड द फ्यूचर इंडिया। अब इसके ऊपर डिस्कशन होनी थी। फीड द फ्यूचर इंडिया का मतलब है कि ये आम आदमी से ताल्लुक रखता था कि आप उसकी खुराक और इकोसिस्टम का किस तरह ये चीजें। लेकिन दुख है हमें ईरान से, अफसोस है ईरान के एटीट्यूड से भी और ईरान की लीडरशिप के भी एटीट्यूड से कि आप ये प्रिजम्पशंस होगी, लेकिन ये है कि पता जरूर करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत जानने की कोशिश की कि जी वो ईरान कोई नहीं आ रहा, लेकिन कोई इस पर सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम जो कुछ कहेंगे वो प्रिजम्पशन में कहेंगे, लेकिन उनका ना आना एक अफसोसनाक बात है। अनिका, इशू ये है कि देखें, मैं अपने इससे पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एक चीज़ मैं बता चुका हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ममालिक आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो है उनके नेशनल इंटरेस्ट। अब ईरान का नेशनल, ईरान मुझे नहीं समझ आती कि हमेशा से वो, हम ये कहते तो है हमारा नेबरिंग कंट्री है, लेकिन जितना ईरान हमारे साथ, उनके साथ ट्रस्ट डेफिसिट है, उसके वजूहात बहुत ज़्यादा भी है, बहुत ज़्यादा है। उनको हम किसी और मामले में डिस्कस करेंगे, किसी और प्रोग्राम में। इशू ये है कि उनका ट्रस्ट डेफिसिट है, वो यहाँ पे नहीं आना चाहते। अब ईरान के साथ हमारे जो मामला सऊदीज़ के साथ हैं, उनके आपको पता है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा हमेशा चपकलश रहती है कि पाकिस्तान सऊदीज़ के ज़्यादा क्यों करीब है। इसकी वजह से ईरानियंस हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते। मिडल ईस्ट के अंदर ईरानियंस और सऊदीज़ आपस में प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, और बारहा कोशिश की है पाकिस्तान ने, तो जहां जिस लेवल पे भी कर सकते हैं उनको बताने की यही कोशिश की है कि जब तक आप लोग साथ नहीं बैठेंगे तो मामला, इस मुल्क के मुस्लिम उम्मा के मामला हल नहीं होंगे। और दूसरी बात, ये इंडियन और बांग्लादेशी नेक्सस तो इस सबसे पहले, इसे हमें और आपको सबको पता है कि वो है। ईरानियंस भी एक चीज ध्यान में रखेगा, ईरानियंस हमेशा से, एटलीस्ट जो मैंने अब जब से होश संभाली है, उनका एक काइंड ऑफ एंटी पाकिस्तान स्टैंड रहा है। उसको देखने की जरूरत है वो क्यों रहा है, उसके हल करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री है, इतना लंबा, हम उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं, वहां से अब हमारे जो एनर्जी के मसाइल हैं वो पूरे कर सकते हैं। लेकिन इसको बड़ी डिटेल के साथ देखने की जरूरत है। उसको इस पे कुछ थिंक टैंक बैठना चाहिए, उस पर कोई रिकमेंडेशन आनी चाहिए। लेकिन ये बात जरूर है कि ईरानियंस एंटी पाकिस्तान स्टैंड काफी ज्यादा रहा है। जी ठीक है। देखिए खबर, एक चीज मैं आप क्लैरिफाई लोगों के लिए कर दूं, जहाँ ना नेशनल इंटरेस्ट वो एक बुनियादी तौर पर फॉरेन पॉलिसी के अंदर इनग्राइंड कर लिए जाते हैं कि किस तरह आपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर करें। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि कल अपना तुर्की में रशियन एम्बेसडर का कत्ल हुआ, लेकिन हुआ क्या कि फौरन उन्होंने एक दूसरे से बातचीत कर ली और बायलैटरली वो दूसरे के पास जाके खड़े हो गए, उन्होंने अमेरिकन से बात की। ये जो चीजें होती है ना, ये कॉन्फ्रेंसेज, इसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट डैमेज नहीं होता, इसमें होती है रॉन्ग परसेप्शन की बात होती है। ये आपकी आप ताल्लुक रखे,
ब्रिगेडियर साहब, नहीं दुनिया के सामने जब आपने पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है कि पाकिस्तान एज ए टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपके पास नहीं आएंगे, अच्छे लोग नहीं है, पाकिस्तान को मराना अच्छे लोग नहीं है, बात नहीं करेंगे। ये चीजें जो है ना, ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर इस किस्म की चीज होते हैं ना, ये इरेटिक पॉलिसी से रिलेट करती है। इसमें अंदर आपकी थिंकिंग का और डेफिसिट जो है वो बुनियादी तौर पर याद रखिए एक चीज से है, वो है पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशन। मैं अगले टॉपिक की तरफ जाऊंगी। पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशनशिप अपनी जगह पर मौजूद, पाकिस्तान को ईरान और सऊदी अरब दोनों से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं और डेफिनेटली हमें अपने मफादात देखने हैं। जो चीज नहीं समझी जा रही वो ये नहीं समझी जा रही कि ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन जरूरत वजारत खजाना की भी बात कर रहे थे। तमाम वजारतों के अंदर कोई ना कोई चीज गड़बड़ जा रही है और वजारत खजाना की एक और बात सुन लीजिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डेफिसिट में जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 91% पे जा रहा है। खावर साहब, हम लोगों ने जब ये हुकूमत आई थी बड़े बड़े दावे सुने थे कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल को बदल देंगे, पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली बड़ा सही हो जाएगा, सर्कुलर डेट खत्म किया आते ही, कहां गए वो दावे? अनिका, पहली चीज तो आम नाजरीन को ये समझाने की जरूरत है कि जो पहले जुलाई से लेकर अभी तक जो करंट अकाउंट डेफिसिट की आपने बात की, वो ये है कि इस मुल्क ने अगर कर्जे जो हैं एक 100 रुपए के अदा करने हैं तो हमारी इनकम सिर्फ उसमें 10 रुपए है, बाकी 9 रुपए है, और बाकी जो 91% है वो हमने मजीद कर्जे लेके वो कर्जे उतारने हैं। इसका मकसद ये है कि आपके मुल्क के अंदर आपकी इकोनॉमी के हालात बहुत बुरे हैं। 100 रुपए का कर्जा है आप, लेकिन आप सिर्फ उसकी जो आपके पास जो सकत है जो पैदा कर रहे हैं आप खुद से, जो आपकी कमाई है वो सिर्फ 9 रुपए है, और ये टोटल जो 2.6 अरब रुपए अरब डॉलर का जो कर्जा है जो अब आप देने जा रहे हैं पहले ये 5 महीनों के अंदर। मामला ये है कि हालात खराब क्यों हैं। जब लोगों से बात की जो बिल्कुल ये साफ साफ वो लोग बता रहे हैं, एक तो ये है कि आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर रही हैं, वो हमने पहले प्रोग्राम में जिक्र किया कि वो 20% पिछले 4-5 महीनों में गिरी हैं। आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर से बिल्कुल नहीं आ रही, जो बाहर से इन्वेस्टर आना चाहिए वो नहीं आ रहा। और तीसरा जो है रेमिटेंसेज, जो हमेशा हम जिस पे हम रिलाई करते थे वो थे हमारे पाकिस्तानी जो मिडिल ईस्ट के अंदर और बाकी दूसरे ममालिक के अंदर जॉब्स कर रहे थे। मिडिल ईस्ट जब खुद क्राइसिस में है, वहाँ पे आप इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है, वहाँ पे जो ऑयल इकोनॉमी है वो बिल्कुल डूब गई है, लिहाजा वो पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं। वो जो पैसे थे वो हमें जो फॉरेन रेमिटेंसेस मिल रहे थे उसमें सीरियस डिक्लाइन आ गया, तो आपके पास कुछ है को नहीं। अब इसका सारे का सारा जो इम्पैक्ट आएगा, हमें जो हमेशा बताया जाता है ना आजकल जी हमारे फॉरेन रिजर्व जो है 23 अरब डॉलर हो गए, 24 अरब हो गए, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, उसमें सीरियस डेंट लगेगा। जब फॉरेन रिजर्व पे डेंट लगता है तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो बड़ा उसमें सीरियस इम्पैक्ट आता है। तो इकोनॉमी के बारे में चूंकि हमें ये चीज आम लोगों को ये बताने की जरूरत है और बार बार बताने की जरूरत है, ये जो गवर्नमेंट हमें हर रोज भाषण सुनाती है, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ये मामलात हैं, और ये फैक्ट्स एंड फिगर मैं अपने पास से नहीं सुना रही, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिलीज किए गए फैक्ट्स एंड फिगर है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 91% है पहले 5 महीनों के अंदर, जिसका मकसद ये है आपकी इकोनॉमी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही। जी ठीक है। अच्छा गजनफर साहब, अगर हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो गई, रेमिटेंसेस कम हो गई, तो हुकूमत किसी एक साइड पर तो ध्यान देते हुए नजर आए। एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान हम नहीं देखते, एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान हम नहीं देखते, और नहीं तो टूरिज्म की तरफ आ जाए, टूरिज्म पे भी ध्यान नहीं देखते, तो फिर किस तरीके से इस डेफिसिट को पूरा करेंगे? लेकिन अब मैंने कल भी परसों प्रोग्राम कर रहे थे ना जिसमें ट्रेड डेफिसिट का जिक्र किया था, FDIs का जिक्र किया था। आपने पाकिस्तान का एक चीज देखने, आपका डेट कितना है इस वक्त, और इस गवर्नमेंट के होते हुए क्या हुआ और इससे पहले क्या था। 17 बिलियन से आज जो है आप जो है वो किस जगह पर पहुंच गए हैं। सिर्फ PPP के जमाने में इस गवर्नमेंट नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमाने में जो 32 बिलियन दिया गया और इसके जमाने में जो लिया गया, अब 70 बिलियन को आप टच कर रहे हैं। 70 बिलियन को जब आप टच कर रहे हैं तो आपने करना क्या है, आपने उसके अंदर जो है रीपेमेंट करनी है IMF को, वो पैसा कहाँ से आएगा। ये तमाम चीजें जो खबर ने पहले बता दी हैं उनको अब मैं रिपीट क्या करूं, ये सारी चीजें हैं जो आपकी इकोनॉमी पे इम्पेंड कर रही हैं। और आप देखिए आपका लोन GDP के मुकाबले में कहाँ चला गया। तो बात उसके साथ साथ जो आपके इंटरनल इनिशिएटिव्स हैं, यानी इससे सीरियस बात कोई नहीं हो सकती कि आपने अपने एसेट्स को गिरवी रख के कर्जे लिए हुए हैं, यानी आपने मोटरवे गिरवी रखी और चीजें गिरवी रखी, कर्जे लिए।
एक बैड मैनेजर क्या करता है, फाइनेंशियल मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये करता है जब उसको देखता है कि उसकी पेमेंट जो है वो कम आ रही है और उसके खर्चे ज्यादा हैं, तो बजाय इसके कि वो पेमेंट और खर्चे को बैलेंस करे, वो सबसे पहले और कर्जे ले लेता है बैंक से, फिर और कर्जे ले लेता है। ये सबसे बड़ी मिसमैनेजमेंट की, बैड गवर्नेंस की और आपकी बदअक्ली की मिसाल है। मैं कहूंगा कि आपके अंदर अक्ल नहीं है सोचने की कि आपने, अगर आपके कर्जे पूरे, वो खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो अपने आप को रीडिफाइन किस तरह करना है। एक बात आप गौर कर लीजिएगा, उसको स्टडी कर लीजिएगा कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब बोस्निया में है, बोस्निया की क्या प्रोडक्टिविटी है, बोस्निया में से क्या चीजें निकल सकती हैं, कितना पैसा आ सकता है। इसके अलावा जितने और विजिट्स हुए हैं जो ट्रेड को बूस्ट करने के लिए गए, जिसके आपकी एफडीआईज आती, क्या वो चीजें हो गई हैं। इसके अलावा जो इंटरनल पॉलिसीज आपने अडॉप्ट किया, पिछले दिनों आपकी रियल एस्टेट की बात हो रही थी, उससे पहले बाकी चीजों की बात हो रही थी, यानी जो आपको गवर्नमेंट को इनकम आ रही थी उनके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट पे आपने इतनी कदगन लगा दी है, तो आपकी पेमेंट कहां से जाएगी। ये तमाम चीजें ऑटोमेटिकली डेवलप होनी है, क्योंकि ये आपकी पॉलिसीज की वजह से आपका मुकद्दर बनता जा रहा है। तो फिर पॉलिसी अगले टॉपिक की तरफ हमें लेकर जाती है। हम लोगों ने कुछ इदारे यानी 5 वो है इस्लामी ब्रदर मुल्क, फिर रिपीट करूंगा, इस्लामी ब्रदर मुल्क ईरान के एटीट्यूड से कि जी एक कॉन्फ्रेंस है जिसने प्रायोरिटी गोल्स अपने सेट किए हुए हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, इट रिलेट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, और एक उसके ऊपर आपने पहले से 4 प्रायोरिटीज जो दिए, इंडिया ने अपना दिया हुआ था, इंडिया ने दिया हुआ, उनको इंडिया का जो इस्तेमाल था वो था फीड द फ्यूचर इंडिया। अब इसके ऊपर डिस्कशन होनी थी। फीड द फ्यूचर इंडिया का मतलब है कि ये आम आदमी से ताल्लुक रखता था कि आप उसकी खुराक और इकोसिस्टम का किस तरह ये चीजें। लेकिन दुख है हमें ईरान से, अफसोस है ईरान के एटीट्यूड से भी और ईरान की लीडरशिप के भी एटीट्यूड से कि आप ये प्रिजम्पशंस होगी, लेकिन ये है कि पता जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत जानने की कोशिश की कि जी वो ईरान कोई नहीं आ रहा, लेकिन कोई इस पर सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम जो कुछ कहेंगे वो प्रिजम्पशन में कहेंगे, लेकिन उनका ना आना है अफसोसनाक बात है। अनिका, इशू ये है कि देखें, मैं अपने इससे पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एक चीज़ मैं बता चुका हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ममालिक आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो है उनके नेशनल इंटरेस्ट। अब ईरान का नेशनल, ईरान मुझे नहीं समझ आती कि हमेशा से वो, हम ये कहते तो है हमारा नेबरिंग कंट्री है, लेकिन जितना ईरान हमारे साथ, उनके साथ ट्रस्ट डेफिसिट है, उसके वजूहात बहुत ज्यादा भी है। बहुत अपना टर्की में रशियन एम्बेसडर का कत्ल हुआ, लेकिन हुआ क्या कि फौरन उन्होंने एक दूसरे से बातचीत कर ली और बायलैटरली वो दूसरे के पास जाके खड़े हो गए, उन्होंने अमेरिकन से बात की। ये जो चीजें होती है ना, ये कॉन्फ्रेंसेस, इसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट डैमेज नहीं होता, इसमें होती है रॉन्ग परसेप्शन की बात होती है। ये आपकी आप ताल्लुक रखे, तो ये सब नहीं दुनिया के सामने जब आपने पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है कि पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपके पास नहीं आएंगे। अच्छे लोग नहीं है, पाकिस्तान को हुक्मरान अच्छे लोग नहीं है, बात नहीं करेंगे। ये चीजें जो है ना, ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर इस किस्म की चीज होते हैं ना, ये इरेटिक पॉलिसी से रिलेट करती है। इसमें अंदर आपकी थिंकिंग का और डेफिसिट जो है वो बुनियादी तौर पर याद रखिए एक चीज से है, वो है पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशन। मैं अगले टॉपिक की तरफ जाऊंगी। पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशनशिप अपनी जगह पर मौजूद, पाकिस्तान को ईरान और सऊदी अरब दोनों से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं और डेफिनेटली हमें अपने मुफादात देखने हैं। जो चीज नहीं समझी जा रही वो ये नहीं समझी जा रही कि ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन जरूरत वजारत खजाना की भी बात कर रहे थे। तमाम वजारतों के अंदर कोई ना कोई चीज गड़बड़ जा रही है और वजारत खजाना की एक और बात सुन लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डेफिसिट में जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 91% पे जा रहा है। खावर साहब, हम लोगों ने जब ये हुकूमत आई थी बड़े बड़े दावे सुने थे कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल को बदल देंगे, पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली बड़ा सही हो जाएगा, सर्कुलर डेट खत्म किया आते ही, कहां गए वो दावे? अनिका, पहली चीज तो आम नाजरीन को यह समझाने की जरूरत है कि जो पहले जुलाई से लेकर अभी तक जो करंट अकाउंट डेफिसिट की आपने बात की, वो ये है कि इस मुल्क ने अगर कर्जे जो हैं एक 100 रुपए के अदा करने हैं तो हमारी इनकम सिर्फ उसमें 10 रुपए है, बाकी 9 रुपए है, और बाकी जो 91% है वो हमने मजीद कर्जे लेके वो कर्जे उतारने हैं। इसका मकसद ये है कि आपके मुल्क के अंदर आपकी इकोनॉमी के हालात बहुत बुरे हैं। 100 रुपए का कर्जा है आप, लेकिन आप सिर्फ उसकी जो आपके पास जो सकत है जो पैदा कर रहे हैं आप खुद से, जो आपकी कमाई है वो सिर्फ 9 रुपए है।
और ये टोटल जो 2.6 अरब रुपए अरब डॉलर का जो कर्जा है जो अब आप देने जा रहे हैं पहले ये 5 महीनों के अंदर। मामला ये है कि हालात खराब क्यों हैं, जब लोगों से बात की है जो बिल्कुल ये साफ साफ वो लोग बता रहे हैं। एक तो ये है कि आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर रही हैं, वो हमने पहले प्रोग्राम में जिक्र किया कि वो 20% पिछले 4-5 महीनों में गिरी हैं। आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर से बिल्कुल नहीं आ रही, जो बाहर से इन्वेस्टर आना चाहिए वो नहीं आ रहा। और तीसरा जो है रेमिटेंसेज जो हमेशा हम जिस पे हम रिलाई करते थे वो थे हमारे पाकिस्तानी जो मिडिल ईस्ट के अंदर और बाकी दूसरे ममालिक के अंदर जॉब्स कर रहे थे। मिडिल ईस्ट जब फूड क्राइसिस में है वहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री का काम भी हम लोग देख लेते हैं कि डिप्लोमेसी करके बहुत सारे ममालिक को मना नहीं पाए कि यहाँ एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर एंड टेक्नोलॉजी की ये कॉन्फ्रेंस है। उधर 3 ममालिक नहीं आ रहे, भारत, बांग्लादेश और ईरान। ये तीनों ममालिक ने मना कर दिया आने से। बहुत सारे और ममालिक आ रहे हैं, फीजी आ रहे हैं, समोआ आ रहे हैं, बहुत सारे। लेकिन गजनफर साहब, इंडिया की समझ आती है उसको, तो हमारी हर चीज से मसला है। बांग्लादेश बिल्कुल इंडिया की लाइन पर चलता है, ईरान को क्या हुआ? बात है बांग्लादेश नहीं आ रहा, मुझे तो बड़ी खुशी है कि बांग्लादेश नहीं आ रहा कि वो नापाक औरत जो वहाँ पे बैठी हुई है गद्दार, वो हसीना वाजिद, जिसका पूरा खानदान बंगाली अफसरों ने खुद उड़ा दिया था। यानी आप इस पॉइंट पे गौर कीजिए कि एक शख्स जिसने उनको आज़ादी दिलाई, मुझे चूंकि वो इंडिया की गोद में उस वक्त खेल रहा था, वहाँ पे करप्शन थी, औरतें स्मगल हो रही थी, जो वो मेयर साहब जो ऑफिसर जिन्होंने एक्शन किया वो मुजीबुर रहमान के बड़ा नज़दीक रहे थे। वो कहता है मैं एक दिन शाम को गया ये शिकायत करने के बाद कि बांग्लादेश में ज्यादती हो रही है, तो मैंने देखा मुजीब के नज़दीक वो सारे स्मगलर, चोर, डाकू बैठे हुए थे जो बांग्लादेश की दौलत और औरतें उठा के बांग्लादेश की जो है वो इंडिया ले जाते। तो मैंने फैसला कर लिया कि ये शख्स जिंदा नहीं रहेगा। ये बच गई थी इसलिए कि ये वहाँ पे मौजूद नहीं थी, बाहर गई थी। ये भी वहाँ पे होती तो फिर इसका भी काम उन्होंने कर देना था, उन्होंने छोड़ना नहीं था। अब वो तो है, वो नहीं आ रहे तो मैं कहता हूँ अच्छा है नहीं आ रहे, इंडिया ने आना ही नहीं था, कोई उम्मीद नहीं। दुख है तो ज्यादा है, उनको हम किसी और मामले में डिस्कस करेंगे किसी और प्रोग्राम में। इशू ये है कि उनका ट्रस्ट डेफिसिट है, वो यहाँ पे नहीं आना चाहते। अब ईरान के साथ हमारे जो मामला सऊदीज के साथ हैं, उनके आपको पता है कि ये भी काफी ज्यादा हमेशा चपकलश रहती है कि पाकिस्तान सऊदीज के ज्यादा क्यों करीब है। इसकी वजह से ईरानियंस हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते। मिडिल ईस्ट के अंदर ईरानियंस और सऊदीज आपस में प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं और बारहा कोशिश की है पाकिस्तान ने, तो जहां जिस लेवल पे भी कर सकते हैं उनको बताने की यही कोशिश की है कि जब तक आप लोग साथ नहीं बैठेंगे तो मामला इस मुल्क के मुस्लिम उम्मा के मामला हल नहीं होंगे। और दूसरी बात, ये इंडियन और बांग्लादेशी नेक्सस तो इस सबसे पहले इसे हमें और आपको सबको पता है कि वो है। ईरानियंस भी एक चीज ध्यान में रखेगा, ईरानियंस हमेशा से एटलीस्ट जो मैंने अब जब से होश संभाली है, उनका एक काइंड ऑफ एंटी पाकिस्तान स्टैंड रहा है। उसको देखने की जरूरत है वो क्यों रहा है, उसके हल करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री है, इतना लंबा हम उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं, वहां से अब हमारे जो एनर्जी के मसाइल हैं वो पूरे कर सकते हैं। लेकिन इसको बड़ी डिटेल के साथ देखने की जरूरत है, उसको इस पे कुछ थिंक टैंक बैठना चाहिए, उस पर कोई रिकमेंडेशन आनी चाहिए। लेकिन ये बात जरूर है कि ईरानियंस एंटी पाकिस्तान स्टैंड काफी ज्यादा रहा है। जी ठीक है। देखिए खबर एक चीज मैं आप क्लैरिफाई लोगों के लिए कर दूं, जहाँ ना इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट वो एक बुनियादी तौर पे फॉरेन पॉलिसी के अंदर इनग्राइंड कर लिए जाते हैं कि किस तरह आपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर चला। लेकिन आप एक चीज याद रखिए कि कल सीरिया में